नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और सीरियल लद्दाख से आप देख रहे हैं हमारा ये एलएसी स्पेशल एडिशन, जिसमें लगातार हम आपके लिए जो कुछ गलवान घाटी पर चल रहा है, जो कुछ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रहा है, उसकी खबरें सबसे तेजी से लेकर आते हैं। दरअसल हजारों फीट की ऊंचाई पर लड़ना बहुत मुश्किल होता है। रिपोर्टिंग भी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन हमारी सारी टीमें लगी हुई हैं कि आप तक हम सबसे पुष्ट और सबसे तेज जानकारियां पहुंचा सकें। तो आज हम आपको क्या क्या बताने वाले हैं खबरदार की लेंस से, वो भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। आज पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने के लिए दोनों पक्षों में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री चैनल से बातचीत जारी है। दोनों पक्षों के मेजर जनरलों के बीच 6 घंटे तक बैठक चली है। 10 सैनिक लापता होने की अफवाह पर सेना ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत का कोई भी सैनिक लापता नहीं है। भारत ने 3 दिन में तीसरी बार गलवान घाटी की घटना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। चीन भारत पर 3 बार झूठा इल्जाम लगा चुका है। भारत ने कहा है कि चीन को 6 जून की सहमति का पालन करना चाहिए था। हथियारों के इस्तेमाल को लेकर हो रही राजनीति पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि गलवान में भारतीय सैनिकों के पास हथियार थे, लेकिन उन्होंने 1996 और 2005 के समझौते का पालन किया, जबकि चीन ने विश्वासघात किया। अब 23 जून को होने वाली रूस, चीन और भारत की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होंगे। गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर्स से लैस करना शुरू कर दिया है। चीनी सैनिकों ने पूरी तैयारी से कटीले तारों वाले डंडों और पत्थरों से भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। ऐसे हथियारों से भारतीय जवानों की रक्षा करने के लिए 500 नए बॉडी सूट्स की खेप को मुंबई से लेह भेजा गया है। ये सूट एलएसी पर तैनात जवानों को दिए जाएंगे। इस सूट के बारे में हम आपको एक्सक्लूसिव जानकारियां देंगे। गलवान घाटी में चीन ने जबरदस्त सैन्य तैनाती की हुई है। इस पर आज तक ने सैटेलाइट मैप्स के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर एक एक्सक्लूसिव विश्लेषण आपके लिए तैयार किया है। इस विश्लेषण के लिए गलवान घाटी के कुछ इलाकों में 2010 से लेकर 2020 तक के सैटेलाइट मैप्स को हमने स्टडी किया है। चीन की अवैध कब्जे वाली नीति और एलएसी पर उसके सैन्य इरादे आज एक्सपोज हो जाएंगे। इस बीच चीन पर आर्थिक डंडे पड़ने शुरू हो गए हैं। रेलवे ने चीनी कंपनी को दिया सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का 471 करोड़ रुपए का करार रद्द कर दिया। चीन की कंपनी को 417 किलोमीटर लंबे कानपुर और मुगलसराय सेक्शन में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशंस का काम करना था। बीएसएनएल ने 4G संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए चीनी प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। अब टेलीकॉम डिपार्टमेंट 4G सर्विस के अपडेशन के लिए नए सिरे से टेंडर जारी कर सकता है। चीन की बेचैनी वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में साफ दिख रही है। कल से अब तक की गतिविधियां नोट करने वाली हैं। भारत में चीन के आर्थिक बॉयकॉट के खिलाफ ग्लोबल टाइम्स में लेख छपा है, जिसमें लिखा है कि भारत को अपने लोगों के बीच उठने वाली बॉयकॉट चाइना की आवाजों को दबाना चाहिए और चीन विरोधी गुटों द्वारा भारत की जनता के मन में एक राय बनाना ठीक नहीं होगा। लेकिन इसमें चीन की चिंता भी दिख रही है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये अपडेट देते हैं कि गलवान घाटी को लेकर, वहां के टकराव को लेकर आज हुआ क्या है। दरअसल 15 जून की घटना के बावजूद भारत ने बातचीत का रास्ता बंद नहीं किया है, क्योंकि समाधान इस पूरे मामले का जरूरी है। मेजर जनरल स्तर की बातचीत जो हुई है, दोनों पक्षों के जो मेजर जनरल ने एक साथ बैठकर बातचीत की है, लगभग 6 घंटे तक बातचीत चली। हालांकि उसका कोई आधिकारिक खाका सामने नहीं रखा गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो चीन अपनी तरफ से एक बार फिर यही कह रहा है कि भारत ने वहां पर घुसपैठ करने का प्रयास किया, लेकिन सच्चाई जो है वो दुनिया के सामने है और चीन इसे झुठला नहीं सकता है। राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि क्यों ऐसा हुआ कि जो सैनिक थे वो निहत्थे थे, बिना हथियारों के गए थे। ऐसी परिस्थितियों में सरकार की तरफ से ये स्पष्टीकरण दिया गया है कि वो निहत्थे नहीं थे, पर चूंकि कुछ ऐसे करार पहले हो चुके थे जिसकी वजह से उसका सम्मान करते हुए उन्होंने उस हथियार का इस्तेमाल नहीं किया।
चीन का धोखा बताने के लिए तो गलवान घाटी की ये सैटेलाइट तस्वीरें ही काफी हैं। गलवान घाटी में चीन ने कैसे उकसावे की हरकत की है, ये बात दुनिया जान चुकी है। लेकिन अब भारत में सियासी सवाल उठ गया है कि क्या गलवान में चीन के सामने भारत के सैनिक मजबूर थे? क्या भारतीय सैनिक निहत्थे थे? सुनिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। उनका आरोप है कि गलवान में बलिदान हुए भारतीय सैनिकों को बिना हथियार भेजा गया था। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? गलवान में 15 जून को हुए संघर्ष में गोलियां नहीं चली थी। ये सभी जानते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई। कटीले तारों, लाठियों और यहां तक कि पत्थरों से चीनियों ने भारत के सैनिकों पर हमला किया। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि भारत के सैनिकों के पास हथियार नहीं थे, जैसा कि राहुल गांधी ने आरोप लगाया? राहुल के गंभीर आरोपों का जवाब सीधे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। जयशंकर ने ट्वीट करके लिखा, तथ्यों को जान लीजिए, सरहद पर हर एक जवान हथियार रखता है, खासकर अपनी पोस्ट छोड़ते वक्त। 15 जून को गलवान में भी सैनिकों के पास हथियार थे। वो 1996 और 2005 के समझौतों के मुताबिक झड़पों में हथियार का इस्तेमाल नहीं करने के समझौते से बंधे हुए थे। विदेश मंत्री जयशंकर से पहले बीजेपी ने भी राहुल को पहले के भारत चीन समझौतों के मद्देनजर जवाब दे दिया था कि भारतीय सैनिक भी निहत्थे नहीं थे। आप वेरीफाई करिए राहुल जी, नवंबर 1996 में यह एग्रीमेंट साइन किया गया था। देवेगौड़ा जी उस समय प्रधानमंत्री थे। 1996 का एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट का लब्बो लुबाब क्या था, मैं पूरा एग्रीमेंट नहीं पढ़ूंगा, कुछ आपको होमवर्क दे रहा हूं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर तक, इधर 2 किलोमीटर उधर 2 किलोमीटर तक किसी प्रकार की कोई वेपनरी इस्तेमाल नहीं होगी, ब्लास्ट नहीं होगा, बंदूकें नहीं चलेंगी। और राहुल जी, मैं आपको बता दूं, शायद आपको विश्वास नहीं है, वैसे आपको विश्वास ही नहीं है इंडिया की आर्मी के ऊपर। इंडियन आर्मी इज द मोस्ट प्रोफेशनल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। गलवान की घटना पर भारत में आक्रोश है, इसीलिए सरकार को चीन नीति का लगातार जवाब देना पड़ रहा है। इस बीच भारत चीन तनाव की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए लेह पहुंची आज तक की टीम इन बातों को समझने की कोशिश कर रही है कि एलएसी पर भारत की रणनीति में क्या कोई बदलाव की जरूरत है। अगर हम लेह शहर की ही बात करें तो 9000 फीट की ऊंचाई पर वो है। अभी हम जहां तक पहुंच गए हैं ये लगभग 12000 फीट की ऊंचाई है। यहां पर थोड़ी बहुत आप ऐसी झाड़ियां देख लेंगे, थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि हरियाली आपको दिख जाएगी, लेकिन उतनी नहीं है जो ऑक्सीजन उस मात्रा में आपको मिले कि आप सांस आसानी से ले सकें। और यही है यहां की सबसे बड़ी चुनौती। क्यों कहा जाता है कि लद्दाख आने पर आपको एक्लेमेटाइज होने की जरूरत है, तो इसीलिए कहा जाता है। अब एक सामान्य पर्यटक आता है तो वो कुछ दिन आराम भी करता है और उसे कोई दौड़ भाग नहीं करनी है, लेकिन सैनिक आते हैं, उन्हें युद्ध लड़ना है, वैसी परिस्थितियों में रहना है। अगर इसके आगे की आप ऊंचाइयां देखें, यहां तक आप हरियाली थोड़ी देख रहे हैं, उसके आगे आप देखें तो पूरी तरीके से नंगी पहाड़ियां आपको नजर आएंगी। यानी ऑक्सीजन की जो मात्रा आपको यहां पर दिख रही है वहां पर बिल्कुल नदारद। गर्मी के मौसम में भी इस जगह पर, जो कि आप जब गलवान घाटी की ओर निकलते हैं, पेंगोंग सो की तरफ निकलते हैं, तो उस इलाके में भी गर्मी के मौसम में भी आपको ऊंची चोटियों पर बर्फ नजर आएगी और ठंड बढ़ती जाती है। मैं आपसे उस समय की बात पूछना चाहूंगी जब आप वहां पर पेट्रोलिंग पे ड्यूटी पे जाते थे। जी जी। कहां तक पेट्रोलिंग करते? अच्छा, पेट्रोलिंग जाता था तो जो पीपी 14 तक जो है पेट्रोलिंग जाता है। अब उसमें हम पेट्रोलिंग 14 डेज के अंदर हम पेट्रोलिंग करता है। कभी जो है लॉक मैसेज आता है जो 10 डेज के अंदर भी करना पड़ता है, कभी 7 डेज के अंदर करना पड़ता है। तो उस हिसाब से हम पेट्रोलिंग करते रहता है। तो उस समय हम कभी कभी जो है चाइना के साथ भी मिलता है, तो उनके साथ जो है हमारा डिस्टेंस रखकर, और बाकी जो है उनका लैंग्वेज हमें आता नहीं है, ना हमारा लैंग्वेज उनको समझ में आता है, वहीं से जो है हम वापस जो है विड्रॉल हो जाता है। क्या हमेशा आपको लगता था ऐसा कोशिश कि वो थोड़ा थोड़ा आगे आना चाहते हैं अपने एरिया से? अभी जैसे कि मैं एक चीज 2014 में हुआ है आपको, ये चुमूर में
जो उसमें भी आपने चाइना में देखा, उन्होंने भी फिर ज्यादातर जो चाइना जो है जैसे मतलब इंडिया के साथ मतलब अंदर घुसते रहता है, तो उस इलाके में जहां से आने का अंदेशा है, मैं समझता हूं कि वहां पर कुछ फेंसिंग लगाए या कुछ ऐसा LAC का कुछ मार्क हो ताकि उसमें आगे ना आए। गलवान के साथ पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग त्सो और हॉट स्प्रिंग में पहले चीन ने हफ्तों तक उकसावे की कार्रवाई की, फिर गलवान में चीन ने वो स्थिति पैदा की जिसमें भारत के 20 सैनिक बलिदान हुए, जबकि सैन्य स्तर वार्ता में वो पीछे हटने को तैयार हुए थे। लेकिन गलवान के संग्राम के बाद चीन ने लगातार तीसरे दिन घटना को लेकर झूठ बोला है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने गुरुवार को फिर कहा कि भारतीय सैनिकों ने LAC का उल्लंघन कर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में झाओ लिजियन से एक रिपोर्टर ने कहा कि 16 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा है कि चीन गलवान नदी पर डैम बना रहा है जिससे पानी को नियंत्रित कर सके, क्या ये भारत के साथ समझौते का उल्लंघन नहीं है? तो झाओ लिजियन का जवाब था, मुझे उस बारे में नहीं पता जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी विदेश मंत्रालय ने चीनी सेना को हुए नुकसान के सवाल का जवाब भी नहीं दिया। चीन अपने सैनिकों के साथ भी न्याय नहीं कर रहा, तो भारतीय सेना ने उस अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट का खंडन किया है जिसमें यह दावा हुआ था कि गलवान की झड़प के बाद भारत के कुछ सैनिक लापता है। इस बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन आपस में संपर्क में है, भारत सरहद पर शांति चाहता है और विवादों को बातचीत से सुलझाने के पक्ष में है। लेकिन जैसा कल प्रधानमंत्री ने कहा, भारत अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने चीन के साथ बनी परिस्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी किसी बदलाव का फैसला नहीं किया है। 23 जून को भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर रूस, भारत और चीन की मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। भारत गलवान घाटी में धीरे धीरे कोशिश ये कर रहा है कि चीन वापस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस ओर जाए, लेकिन जिस तरीके से वहां पर चीन ने अपना जमावड़ा बढ़ाया है वो हम सैटेलाइट मैप्स के जरिए आपको समझाते हैं, बताते हैं। सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ हमने इसका एक एक्सक्लूसिव विश्लेषण तैयार किया है और इसके लिए सीधे चलते हैं राहुल कंवल के पास। पिछले कई दिनों से यह चर्चा चल रही है कि चीनी सेना ने भारत और चीन की सीमा के नजदीक मिलिट्री बिल्डअप किया है, लेकिन आखिरकार ये मिलिट्री बिल्डअप कब हुआ, कैसे हुआ, इस बारे में आज तक ने एक्सक्लूसिव सैटेलाइट इमेजेस हासिल की हैं जिनमें साफ होता है कि किस तरह का और किस स्तर का बिल्डअप चीन ने किया है। सबसे पहले मैं बताऊं कि हम आपको 9 तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये तस्वीरें पिछले 10 साल की हैं। 2010 से शुरू होगा 2020 तक, और आप देखेंगे कि शुरुआत में किस तरीके से बंजर जमीन पर चीन ने अब अपनी मिलिट्री को डिप्लॉय कर दिया है। तो हम किस इलाके की बात कर रहे हैं और आपको क्या दिखाने वाले हैं, पहले मैं थोड़ा आपको वो समझाता हूँ। ये है पेट्रोल पॉइंट 14, वो जगह जहां पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में मुकाबला हुआ, जिसमें हिंदुस्तानी सैनिक भी शहीद हुए और चीनी सेना के सैनिक भी मारे गए। ये जो लाल लाइन है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो और ये जो नीली लकीर आप देख रहे हैं ये है गलवान नदी, जिसके साथ साथ गलवान नाला है। और जो तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ वो गलवान नदी के साथ साथ गलवान और शोक के संगम से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो डिप्लॉयमेंट है वो सीधे भारत के सर के ऊपर सरहद पर है, लेकिन काफ़ी हद तक पीछे चाइनीज एरिया के अंदर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के काफ़ी दूर गलवान नदी के नज़दीक है। लेकिन ये बिल्डअप काफ़ी खतरनाक है और मैं आपको दिखाऊंगा क्यों। सबसे पहले मैं आपको 2010 में लेके चलना चाहता हूँ। 2010 की ये सैटेलाइट तस्वीर आपको दिखाती है कि उस वक्त कैसे ये एकदम बंजर ज़मीन थी। ये जो आप देख रहे हैं ये गलवान नाला है, जो आपको सफ़ेद लकीर इसमें नज़र आ रही है वो गलवान नदी है। ये गलवान नदी ऐसे आगे जाती है, शोक नदी से इसका संगम होता है। लेकिन इस तस्वीर में आप बहुत साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई सड़क नहीं है, कोई ट्रैक नहीं बना हुआ, कोई सेना की तैनाती नहीं है, एकदम इलाका बंजर है। ये दिखाना ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के आप देखेंगे कि वहाँ पर फिलहाल स्थिति क्या है। 2020 में मई के आखिर की जो तस्वीर मैं दिखाऊंगा वो इस इलाके की है, जिसको मैंने इस लाल बॉक्स में मार्क किया हुआ है। 2020 की तस्वीर मैं आपको यहाँ की दिखाने वाला हूँ, लेकिन ये 2010 की पहली तस्वीर है सैटेलाइट इमेज, जिसमें पूरा इलाका
बंजर है, यहाँ पे कोई तैनाती नहीं है। आइए मैं आपको 5 साल बाद 2015 की ये सैटेलाइट तस्वीर दिखाता हूँ। 2015 में आप देख सकते हैं कि कुछ कच्चे रास्ते बने हुए हैं, ये पक्के सड़क नहीं है, कच्चे रास्ते हैं जो कि इस तरीके से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के PP14 की तरफ जाते हैं, जो मैंने आपको पहले दिखाया। अब तक यहाँ पर एक झोपड़ी बन चुकी है। अगर आप देखिए, एक झोपड़ी और थोड़ा सा साजो सामान सड़क बनाने का इस बक्से के अंदर आपको नजर आ रहा है। इसके अलावा एक हॉट स्प्रिंग्स की तरफ भी चीन ने कच्चा रास्ता बना दिया। तो 5 साल में एक आपको पुल है, इस पुल को आप देख सकते हैं, एक पुल नदी के किनारे बना है ताकि गाड़ियां इनकी आगे जा सकें, लेकिन अभी भी कोई तैनाती नहीं है, अभी भी यहाँ पर कोई हथियार नहीं है। और लेकिन सड़कें चीन ने 2015 तक बनानी शुरू कर दी थी। अब हम आते हैं 2020 पर, लेकिन 2020 पर आने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज तक की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने इन सैटेलाइट मैप्स के विश्लेषण के लिए मिलिट्री के ही सैटेलाइट मैप्स एक्सपर्ट्स के साथ काम की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही काम किया। इसी तरह से सैटेलाइट इमेजेस को पढ़कर ये जानने की कोशिश की कि किस इमेज में किस तरह की सैन्य तैनाती हो रखी है। तो आइए अब मैं आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं 2020 की, जिसमें क्लियर हो जाएगा कि उसी इलाके में, ये वही इलाका है जो मैंने आपको इस बॉक्स में दिखाया था, ये वाला इलाका, ये वाला जो इलाका जब हम ब्लो अप करते हैं, जूम इन करते हैं और 2020 के टाइम में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए, इस इलाके में आपको बिल्डअप नजर आ रहा है, इस इलाके में आपको कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है, इस इलाके में आपको कुछ बिल्डअप नजर आ रहा है, और साथ ही साथ आपको कई सड़कें नजर आ रही हैं। इतनी दूर से तो नहीं पता चलता कि ये बिल्डअप क्या है। बिल्डअप करने के लिए आपको और जूम इन करना पड़ेगा। और इन सैटेलाइट्स की खास बात यह रहती है, करीब 1 मीटर के फासले तक, हालांकि आप आकाश में हैं, लेकिन 1 मीटर के फासले तक आप बड़ा क्लियरली पता लगा सकते हैं कि क्या डिप्लॉयमेंट है। तो आइए और नज़दीक चलते हैं। अब हम 2020 में ही हैं और आपको इस एक्शन के और नज़दीक लेके चल रहे हैं, जिसमें आपको अब कुछ दिखना शुरू होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीला जो छोटा सा वाटर बॉडी है, यहाँ पर इन्होंने अपना पानी इकट्ठा किया है, पानी का एक चैनल बना है ताकि इनकी जो सेना है उनके सैनिकों को पानी मिल सके। तो 3 वाटर चैनल यहाँ पर साफ नजर आ रहे हैं। ये जो सड़कें हैं ये भी आपको बड़ी साफ नजर आ रही हैं। ये हैं सड़कें जो चाइना ने बनाई है। पहले केवल 2015 में एक ही सड़क थी, अब इनके पास एक से ज्यादा सड़कें हैं। साथ ही साथ आपको कुछ टेंट नजर आ रहे हैं, सैन्य सामान नजर आ रहा है बड़ा क्लियरली। जिसने भी कभी मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट देखा हो उसको यहाँ पर टेंट, सैन्य साजो सामान नजर आ रहा है। अब मैं आता हूँ सबसे अहम तस्वीर पर, जो कि इनकी असल मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। जो मिलिट्री के सैटेलाइट मैप के एक्सपर्ट्स हैं उनके हिसाब से ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट है। एयर डिफेंस यानी अगर सेना को लगे कि उसके ऊपर हेलीकॉप्टर के जरिए या फिर किसी फाइटर एयरक्राफ्ट के जरिए हमला हो सकता है, तो आप एयर डिफेंस गन्स लगाते हैं, एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एयर डिफेंस गन्स लगाते हैं, और जैसे ही आपको सामने से कोई एरियल थ्रेट नजर आता है तो एयर डिफेंस गन्स उस पर अटैक करना स्टार्ट करती हैं। तो यहाँ पर 8 एयर डिफेंस गन्स एक सेमी सर्कुलर फॉर्म में, एकदम मिलिट्री फॉर्मेशन में चीन ने लगा रखे हैं। ये 8 एयर डिफेंस गन्स हैं और उन गन्स को डायरेक्ट करने के लिए ये एयर डिफेंस का कमांड पोस्ट चाइना ने यहाँ पर बना रखा है। यही नहीं, इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो पेट्रोल के टैंक, साथ ही साथ साजो सामान और पूरा मिलिट्री प्रिसिशन के साथ जिस तरीके से हिसाब किताब में लगाया है, यहाँ पे आप वाहन देख सकते हैं, आप टेंट देख सकते हैं, सैन्य साजो सामान बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है। ये इनका प्री फैब्रिकेटेड एक हट है, जिसको जहां पर सैनिक रात में रहते हैं, ये प्री फैब्रिकेटेड इनका हट है। ये इनका कमांड हेडक्वार्टर है, इस इलाके का कमांड हेडक्वार्टर है, जिसमें इनका ऑपरेशंस रूम है, इनका स्टोरेज रूम है, और ये इनका कमांड हेडक्वार्टर है। और ये इनकी सड़क है, सड़क के ऊपर इन्होंने एक नदी के ऊपर पुल बना दिया है। आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। जो प्री फैब्रिकेटेड टेंट, जो हट मैंने आपको दिखाया था, ये वाला हट, ये लगभग इस किस्म का होता है। तो ये है चाइनीज आर्मी का प्री फैब्रिकेटेड हट। ये नहीं कह रहा कि यही वही वाला हट है जो मैंने आपको दिखाया था, आपको समझाने के लिए कि प्री फैब्रिकेटेड हट कैसा होता है। प्री फैब्रिकेटेड हट ऐसा दिखता है जिसके अंदर सैनिक रात में रहते हैं, इनके रहने का यहाँ पे इंतजाम रहता है। अंदर से जो इनका प्री फैब्रिकेटेड हट है वो कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ बिस्तर है, चाइनीज आर्मी का सैनिक है, इसने पेट्रोल का, इसने ऑक्सीजन का टैंक ऊपर लगाया हो इस वजह से, क्योंकि काफी हाई, ऐसे में आपको हैपो हो सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा, यानी कि ऊंचाई की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके दिमाग में दिक्कत हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा ना हो, इन्होंने इसलिए पलंग के ऊपर इस तरीके से एक ऑक्सीजन टैंक भी लगा रखा है प्री फैब्रिकेटेड हट्स के भीतर।
अगली तस्वीर पर मैं आपको लेके चलता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मल्टीपल सड़कें बना रखी हैं। 2015 की तस्वीर में आपने देखा होगा कि एक ही सड़क है, यहां पर इन्होंने कई सारी सड़कें बना रखी हैं और साथ ही साथ आपको और टेंट नजर आ रहे हैं। इन्होंने अपना असला जो है वो डिप्लॉय किया हुआ है। तमाम तरह के जो इनकी आर्मी को सस्टेन करने के लिए मिलिट्री इक्विपमेंट चाहिए होता है, उसको इन्होंने इस इलाके में लगा रखा है। कुल मिला के आपके पर्सपेक्टिव के लिए, आपकी जानकारी के लिए, ये है डॉटेड लाइन जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इस इलाके में ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में जो फिलहाल गलवान घाटी है, जहां पर भारत और चीन की सेना एकदम आमने सामने है, ये है शोक नदी। अब लोगों के जहन में ये सवाल है कि क्या चाइनीज आर्मी एकदम जो शोक नदी है उसके तट पर आ गए हैं? ऐसा नहीं है। शोक नदी से लेकर पेट्रोल पॉइंट 14 तक जो ओपन सोर्स के जरिए, यानी कि ये कोई मिलिट्री सीक्रेट नहीं है, हमने सैटेलाइट एक्सपर्ट्स के साथ काम करके ये पता लगाया कि 8 किलोमीटर का गैप है। तो जो चाइनीज आर्मी का डिप्लॉयमेंट है, वो चाइनीज आर्मी का डिप्लॉयमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ पर है। यहाँ पर जो हिंदुस्तान की सरजमीन है या फिर जो संगम है, ये नीली गलवान नदी मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली नीली लकीर शोक नदी है, ये इनका संगम का इलाका है। यहाँ पर चाइनीज आर्मी नहीं आई है। चाइनीज आर्मी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद नजदीक है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर वो क्यों बैठना चाहती है? वो इसलिए आगे आ गई है क्योंकि वो जो हाइट से उनको डोमिनेट करना चाहती है। यानी कि जैसे ही आप पहाड़ों पर चढ़ जाएं, आपको नीचे भारत की हर गाड़ी, हर काफिला नजर आता है। आप जब चाहें उस पर अटैक कर सकते हैं, हमारे कॉन्वॉय मूवमेंट को आप रोक सकते हैं। ये इनका इरादा है और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सड़क जाती है दौलत बेग ओल्डी की तरफ, जो अक्साई चीन का वो हिस्सा है जो अभी भी हिंदुस्तान के कंट्रोल में। इसलिए इस इलाके को डोमिनेट करके हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई है उसको वो रोकना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है जो दिखाती है कि जो भारत और चीनी आर्मी के बीच में मुठभेड़ हुई वो कहां पे हुई। पेट्रोल पॉइंट 14, ये है शोक और गलवान का संगम, और उससे काफी दूर इस इलाके में इंडियन आर्मी का बिल्डअप था, इस इलाके में चाइनीज आर्मी का बिल्डअप था। और अगर मैं इस प्लैनेट लाइव्स की तस्वीर में आता हूं, मैं आपको और बारीकी से दिखा सकता हूं कि एग्जैक्टली बिल्डअप क्या है। यहां पर हालांकि दूर से नजर नहीं आता, इसीलिए जूम इन करने की जरूरत है। और जैसे ही मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, आपको भी नजर आएगा कितना बड़ा ये बिल्डअप है। आप यहां पे खुद देख सकते हैं। अगर आप देखें तो ये 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाइनीज आर्मी ने नदी के साथ साथ बना रखे हैं। 200 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाइनीज आर्मी ने बना रखे हैं। ये हिंदुस्तान की तरफ वाली गलवान नदी है। यहां पर भी अगर मैं जूम इन करता हूं तो यहां पर भी कुछ स्ट्रक्चर्स इंडियन की आर्मी ने बना रखे हैं। पर फर्क यह है कि चूंकि 6 जून को जो भारत के लेफ्टिनेंट जनरल और चाइना के कोर कमांडर के बीच में समझौता हुआ, उसके तहत तय हुआ कि दोनों सेनाएं डिसएंगेज करेंगी। डिसएंगेज का मतलब कि जो बिल्डअप हो रखा था उससे पीछे जाएंगी। हिंदुस्तानी सेना ने डिसएंगेजमेंट शुरू कर दी, अपने हथियारों को, अपने सैनिकों को पीछे खींच लिया। चाइनीज आर्मी ने धोखा दिया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और उनका एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट, ओपी पोस्ट क्या होता है? आर्टिलरी की फायरिंग को डायरेक्ट करने के लिए आप पहाड़ों के ऊपर एक ओपी पोस्ट छोड़ते हैं, जिससे कि आपकी जो गन्स होती हैं, जो रेयर एरिया में होती है, वो फायरिंग सही जगह पे जा रही है या नहीं, इसका अंदाजा वहां के सैनिक लगा सकते हैं। और जब आपको पता चलता है कि आपको फायर लेफ्ट करना है या राइट, वो ओपी पोस्ट से आता है। तो ओपी पोस्ट के कुछ टेंट्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार भारतीय सेना को नजर आए। तब 16 बिहार रेजिमेंट के कर्नल बाबू और उनकी टुकड़ी निकली चाइनीज आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर, उन्हें बताने के लिए कि ये वायदा खिलाफी है, आप पीछे जाइए। लेकिन पीछे जाने के बजाय उस वक्त पर कर्नल बाबू और उनकी सैनिक टुकड़ी पर इस इलाके में PP-14 के बेहद नजदीक इस इलाके में चाइनीज आर्मी ने हमला कर दिया। वो वहां घात लगाए बैठे थे, पहले से ही तैयार किया था कि मामले को बढ़ाना है, वायलेंस करना है, अटैक करना है। तो उन्होंने अटैक किया, जबकि हम लोग गुड फेथ में ये सोचते हुए कि प्रोफेशनल आर्मी है, कायदे की आर्मी है, पाकिस्तान की आर्मी नहीं है, आतंकवादियों वाली आर्मी नहीं है, ये एक प्रोफेशनल आर्मी है जो कि चीज़ों को मानेगी। हम लोग वहाँ पे गए और उस वजह से वो उनके ऊपर अटैक हुआ और हमने देखा कि 20 से ज़्यादा भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। हालांकि इसमें कई सारे चाइनीज़ आर्मी के लोग भी मारे गए, लेकिन वो संख्या नहीं बताते क्योंकि 1962 से पहले का भी बहुत लंबा झूठ बोलने का इतिहास रहा है चीनी आर्मी का। तो हमारी कोशिश थी कि इन सैटेलाइट मैप्स के जरिए आपको समझाएं कि दरअसल इस वक्त किस तरह का मिलिट्री बिल्डअप हुआ है। शुक्रिया राहुल। ये मैप्स देखकर वो सारी तस्वीर इसीलिए समझ में आनी जरूरी है क्योंकि वो पूरा इलाका ऐसा है कि आप सामने से देखकर उतना अच्छा नहीं समझ सकते हैं जितना आप
आसमान की आंखों से, क्योंकि तब पहाड़ियों के पीछे चीन जो ये अपनी डिप्लॉयमेंट कर रहा है, जो बढ़ा रहा है सैनिकों को, वो आपको साफ साफ सैटेलाइट की उन आंखों से समझ में आता है, जिसका विश्लेषण हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स के जरिए किया गया है। बहरहाल 1962 का जिक्र राहुल ने भी किया, और 1962 का जिक्र इसीलिए यहां पर अहम हो जाता है क्योंकि यहां पर जिस समय, जिस महीने में मैं खड़ी हूं, यहां पर ठंडी हवाएं चल रही हैं, यहां पर खड़ा रहना भी मुश्किल है। अब समझिए कि यहां से 7000 और अधिक फीट बढ़ा लीजिए, वहां का मौसम देखिए और सोचिए कि उस ठंड में कैसे कैनवस के जूतों में और सूती कपड़ों में हमारी सेना ने लड़ाई लड़ी होगी। हमारी सेना कभी भी कमजोर नहीं रही है। हां, कुछ नीतियां कभी कभी कमजोर हो जाती हैं, लेकिन अभी कैनवस जूतों और सूती यूनिफॉर्म्स का जमाना नहीं है। अभी चीन की तरफ से इस तरह के विश्वासघाती हथियारों का इस्तेमाल हुआ और भारत में उस प्रोटेक्टिव गियर की पर रिसर्च और उसको बनाना शुरू कर दिया गया है, ताकि इस तरह के वार से, इस तरह के चीनी आक्रमण से हमारे सैनिक बच पाए। अभी तक 500 ऐसी चीजें, ऐसे जो बॉडी सूट्स हैं वो तैयार हो चुकी हैं और मुंबई से उन्हें लद्दाख के लिए रवाना कर दिया गया है। बॉर्डर पर भारत के सैनिकों को चीन की बर्बरता से जानलेवा चोटें पहुंची। हालांकि भारत ने जब जवाब दिया तो चीन के सैनिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचा, लेकिन इस लड़ाई में चीन की एक क्रूर युद्ध नीति एक्सपोज हो गई। गलवान घाटी में टकराव में 20 भारतीय जवान शहीद हुए, क्योंकि चीनी सैनिकों ने पहले से ही योजना बनाकर पूरी तैयारी के साथ कटीले तार वाले डंडों और पत्थरों से हमला किया था। चीनी सैनिकों ने मध्यकालीन हथियारों का इस्तेमाल किया ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करते हुए चीनी सैनिकों ने प्रोटेक्टिव गियर्स पहने हुए थे। चीनी सेना के साथ हिंसक टकराव के बाद भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने अपने सैनिकों को हल्के वजन वाले प्रोटेक्टिव गियर्स से लैस करना शुरू कर दिया है, ताकि एलएसी पर चीनी सैनिकों के जानलेवा हथियारों से अपने सैनिकों की रक्षा करते हुए शत्रु को करारा जवाब दिया जाए। ये जानकारी आज तक को सेना की उत्तरी कमांड ने दी है। भारतीय सैनिकों के लिए एंटी रॉयट बॉडी प्रोटेक्टर्स में पैडेड पॉलीकार्बोनेट है। ये वजन में हल्का है और मजबूत भी। इसे पहनने वाले सैनिकों को नुकीली वस्तुओं और पत्थरों के वार से सुरक्षा मिलती है। इसे पहनने के बाद नुकीली वस्तुओं और पत्थरों से बचकर जवाबी हमला किया जा सकता है। फुल बॉडी प्रोटेक्टर्स के 500 सेट्स की पहली खेप को मुंबई के सप्लायर के पास से लेह ले जाया गया। वहां इन्हें एलएसी पर तैनात जवानों को उपलब्ध कराया जाएगा। खबर यह भी है कि सेना एलएसी के साथ तैनात अपने सैनिकों को कांटेदार डंडों से लैस करने की योजना भी बना रही है। पिछले महीने भी चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के किनारे झड़पों में कटीले तारों से लिपटे डंडों का इस्तेमाल किया था। तब कुछ भारतीय सैनिक घायल हुए थे। भारत और चीन 1993 के भारत चीन सीमा समझौते से बंधे हुए हैं। इसके तहत फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नियम यह है कि राइफल सैनिकों की पीठ पर होती है और बैरल का मुंह जमीन की ओर। दोनों पक्षों के बीच हुए पिछले टकराव में हाथापाई और धक्का मुक्की तो हुई है, लेकिन कभी किसी हथियार से गोलीबारी नहीं हुई। किसी आधुनिक युद्ध में मध्ययुगीन हथियारों का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है। पहले विश्व युद्ध में विरोधियों को मारने के लिए ट्रेंच चाकू यानी धातु के हैंडगार्ड के साथ बनाए गए लंबे चाकू और कटीले तार से जुड़े डंडों का इस्तेमाल किया गया था। इन्हें शत्रु सैनिकों के शरीर को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने की मंशा से डिजाइन किया गया था। चीन की सेना ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मध्यकाल के क्रूर हथियारों का इस्तेमाल किया और भारत की जवाबी कार्रवाई में उनके 43 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जबकि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। इस घटनाक्रम के बाद भविष्य में भारत ने चीन को करारा जवाब देने के लिए नया सुरक्षा कवच पहन लिया है। दिल्ली से संदीप उन्नीथन के साथ आज तक ब्यूरो। और अब हम आपको चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो जरा दिखाते हैं, क्योंकि जमीन पर जो बर्बरता वो करते हैं वो तो दुनिया को दिखा नहीं सकते। तो उनका जो मुखपत्र है, वहां की सरकार का जो मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है। और उस प्रोपेगेंडा वीडियो को अगर आप
देखेंगे तो समझेंगे कि चीन क्यों दिखाना चाहता है कि तिब्बत में उसने युद्धाभ्यास किया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि तीव्र और कई डायमेंशन वाली ये ड्रिल चीनी सेना की क्षमता को बता रही है। ग्लोबल टाइम्स इस तरह के एक वीडियो को अगर जारी कर रहा है, इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि उसने एक युद्धाभ्यास का वीडियो जारी किया, उसके बाद उसने हावित्जर PCL-181 जो बंदूकें होती हैं उसको, जो व्हीकल माउंटेड, उनके बारे में प्रचार प्रसार किया, प्रोपेगेंडा किया। ये सारी कोशिशें ये दिखाने की हैं कि चीन भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन ने अभी तक जो किया है, जिस तरह का विश्वासघात किया है, वैसा कायर देश क्या सोच रहा है, उसे प्रोपेगेंडा वीडियोस की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है, ये चीन को भी देखना होगा। वरना जनता का जो आक्रोश हिंदुस्तान में उसे इस समय दिख रहा है कि चीनी सामानों को लेकर लोग बुरी तरीके से नाराज हैं और बहिष्कार की शुरुआत हो चुकी है, उस पर उसे ये रोना न रोना होता कि हिंदुस्तान को इस तरह की चीजें नहीं होने देनी चाहिए। चीन जितना करेगा उस पर हर स्तर से व्यक्ति प्रहार वापस करेगा, पलटवार करेगा। अभी एक ब्रेक, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।